मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भेल हरिद्वार अप्रेंटिस एग्ज़ाम क्वेश्चन। जो हमारा हरिद्वार में अप्रेंटिस का पेपर होने वाला है अगस्त मंथ में, उसके क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। आईटीआई अप्रेंटिस का कोई भी पेपर हो, चाहे वो हरिद्वार के अलावा बीएचएल झांसी का हो, बीएचएल भोपाल का हो या इंडियन ऑयल का हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ हम आईटीआई के जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। यानी जो हम आपको पीडीएफ अभी बताने वाले हैं वो अप्रेंटिस के एग्ज़ाम, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो उसके लिए, और हमारे बीएचएल हरिद्वार के अगस्त के एग्ज़ाम के लिए। तो इस पीडीएफ को पूरा पढ़ें और समझें और हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हमारा चैनल फिटर फाइटर जो है आईटीआई से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, चाहे वो अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, अपलोड करता रहता है। तो आप जुड़े रहें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पहले देखें, आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन अपने ट्रेड थ्योरी के। ये जो है ये पीडीएफ मैंने बनाकर रखी है अपने सारे जो भी एग्ज़ाम हैं आईटीआई से रिलेटेड उन सभी के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने कि देखिए ये क्वेश्चन है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मापन कार्य हेतु भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। अब इसमें कई बंदे क्या करेंगे, इसमें ये दिक्कत कर देते हैं वो लोग कि इसमें भारत में मापन की प्रणाली प्रचलित है, तो इसका वो सभी आंसर लगा देते हैं। प्रचलित जो शब्द है ये एक कीवर्ड है क्वेश्चन का। यानी क्वेश्चन जब भी हम हल करें तो उसके कीवर्ड को समझें, मेन वर्ड को समझें, क्योंकि वही एक मेन वर्ड जो है आपके क्वेश्चन को सही करा सकता है। यदि आप उसी क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो वही एक शब्द जो है आपके क्वेश्चन को गलत करा सकता है। तो जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी कहेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर है गलत। प्रचलित होने का मतलब भारत में अधिकतर उस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा MKS। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की समान रखनी चाहिए। यानी जब मार्किंग करने के बाद जब हम पंच लगाते हैं और पंच से मार्किंग पर डॉट डॉट के निशान लगाते हैं तो उसमें क्या समान होनी चाहिए। चौड़ाई समान होनी चाहिए, लंबाई समान होनी चाहिए, या गहराई समान होनी चाहिए, या ऊंचाई समान होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है गहराई। जो हम पंच के निशान लगाते हैं उनकी गहराई जो है, जितनी भी हम डॉट डॉट के निशान लगा रहे हैं सबकी गहराई समान होनी चाहिए। पंच के निशान सेम गहराई के लगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। यही सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। आईटीआई के वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने पूरी थ्योरी से छांट कर बनाए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सॉलिड पंच का प्रयोग में किया जाता है। यानी सॉलिड पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है या कहाँ पर किया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ऐसे ऑप्शन दोस्तों हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आपका जो आगे आने वाले समय में इसरो का एग्जाम होगा, बार्क का एग्जाम होगा, या और कहीं जैसे SPM का होगा, या और कहीं भी जो भी पेपर होंगे सभी में ऐसे ऑप्शन आते हैं जो दो ऑप्शन मैच करते हैं। देखिए इसमें सॉलिड पंच कारपेंटर या कास्टिंग तो होगा नहीं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई, इसमें कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसका फोर्जिंग होना चाहिए, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा इसका कि इसका आंसर ब्लैक स्मिथ होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक स्मिथ, क्योंकि ब्लैक स्मिथ में सारी फोर्जिंग कार्यक्रियाएँ आ जाती हैं। फोर्जिंग में ओनली एक कार्यक्रिया आती है जिसमें हम आकार बनाते हैं। तो इसका 100% ओनली करेक्ट आंसर है ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन है। वी ब्लॉक डैश डैश ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। यानी वी ब्लॉक को किन ग्रेडों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे नौकरी के एग्जाम हुए हो, अप्रेंटिस के एग्जाम हुए हो, चाहे हमारा आईटीआई का एग्जाम हुआ हो, कोई भी एग्जाम हुआ हो, सभी एग्जाम में आता है। तो जो बी ब्लॉक होते हैं वो ए और बी दो ग्रेड में पाए जाते हैं, दो ग्रेड होते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर ओनली ये आंसर है A एंड B, जिसमें मैंने टिक लगा दिया है, करेक्ट आंसर होगा ये।
अब आ जाते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल किस कोण पर होता है। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल जो होता है, मैंने ये पॉइंट एंगल में अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये कीवर्ड है हमारा, इसी पॉइंट एंगल से ही हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है, तो इसका 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट पंच का 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। तो ये अदर क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6वां क्वेश्चन, मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है। जो हमारी मार्किंग ऑफ प्लेट होती है उसकी जो टेबल होती है उसकी ऊपरी प्लेट किसकी बनाई जाती है। नीचे का जो हिस्सा होता है, फ्रेम होता है, वो माइल्ड स्टील का होता है। तो कुछ बच्चे इसका माइल्ड स्टील लगाएंगे, जो गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है कास्ट आयरन। नीचे वाला जो फ्रेम होता है वो माइल्ड स्टील का बनता है और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कास्ट आयरन का बनता है, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर दबाव शक्ति सहन करने की शक्ति अच्छी होती है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो ITI के हों, चाहे वो अप्रेंटिस वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले हों, मेरा एक ही आप लोगों से कहना है कि यदि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, यही मेरा कहना है। क्योंकि हम पढ़ कर के इतने आगे पहुंच रहे हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ कर के आगे पहुंच रहे हैं, तो हमारा आप लोगों को यही करना है कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर याद करिए, कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये DMRC LMRC दोनों एग्जामों में आया है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड किसकी माप है। तो कुछ लोग इसका समय आंसर समझते हैं कि इसका आंसर होगा समय। तो समय इसमें ऑप्शन में मिलता नहीं है। देखिए, ना ये ऑप्शन में, ना B में है, ना C में है, ना D में है। तो सेकंड जो होती है एक कोण की माप होती है। कोण को भी सेकंड में मापा जाता है। जो छोटे छोटे कोण होते हैं उनको सेकंड में मापा जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साइन बार जो होता है, जो एंगल गेज होता है और बर्नौली प्रोट्रैक्टर होता है, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अभी तो इसी PDF को हम सॉल्व करते हैं, जो इंपॉर्टेंट PDF है। अगला क्वेश्चन है, ये निम्न में से किस हथौड़े की पीन उल्टे भी आकार की बनी होती है। यानी कि ऐसा कौन सा हथौड़ा होता है जिसकी पीन होती है। देखो, हैमर में एक पीन होता है, एक फेस होता है। तो फेस जो होता है वो चपटा होता है, तो पीन होती है वो इस टाइप की हो या इस टाइप की हो। तो इस टाइप की जो पीन होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस टाइप की पीन होती है या इस टाइप की पीन जो होती है, मैं इसको एक बार और आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप की पीन, ऐसे टाइप की पीन होती है। तो या तो ये स्ट्रेट पेन में होती है या क्रॉस पेन में होती है। तो देखिए, इसमें दोनों आंसर दिए गए हैं, स्ट्रेट पेन और क्रॉस पेन। तो हमें थोड़ी सी नज़र को नीचे लाना है और समझना है D ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो D आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है B और C दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों। तो दोस्तों, आपको जितने भी स्टूडेंट है सबको थोड़ा निगाहों को खोल के रखना है। जैसे कहा गया है ना कि विद्यार्थी के 5 लक्षण में एक पहला लक्षण होता है काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब हमारी जो निगाह होना चाहिए वो कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए। किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम बिल्कुल आपको टकटकी लगाकर, बिल्कुल एकदम टकटकी लगाना है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के बाद उसके ऑप्शन पे ऐसी टकटकी लगाना है जैसे कौवा किसी चीज़ को पाने के लिए टकटकी लगाता है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमने ये ऑप्शन में देखा, B ऑप्शन देखा और दोनों आंसर हैं और दोनों के बाद लास्ट के ऑप्शन में दिया A एंड B दोनों। तो ऐसा हमें देख के रखना है। कोई भी तुम्हें पैसा देगा, कोई भी कंपनी तुमको पैसा देगी 40 से 50 हज़ार रुपये, तो ऐसे नहीं देगी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके दिमाग की परख करेगी। तो इसीलिए आप अपने दिमाग की परख करने के लिए तैयार रहें। हम तैयार हैं। कितना कठिन पेपर आएगा हम कर लेंगे उसको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन पेपर करने के लिए पढ़ाई भी करना पड़ेगी। अगर हम बातें करते रहेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें पढ़ाई भी करना पड़ेगी। मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर, यानी स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर एक ऐसा डिवाइडर होता है जिसमें रिविट लगी होती है, उसे हम फर्म ज्वाइंट कहते हैं। जिसमें स्प्रिंग लगी होती है उसे हम स्प्रिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो ये एक स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का जोड़ आकार निम्न में से किससे मिलता जुलता है। यानी जो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट वाला डिवाइडर होता है वो किससे मिलेगा। यह तो भाई स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर से मिलेगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए, D ऑप्शन में भी स्प्रिंग नहीं है, B में, C में भी नहीं है, B में भी नहीं है, लेकिन A ऑप्शन में है, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर। तो हमारा जो स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर होता है वो इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलता जुलता होता है। बस ये नहीं कह रहा कि वही होता है, बस मिलता जुलता होता है। तो स्प्रिंग कैलिपर से मिलता जुलता रहता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर A हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। 10th नंबर क्वेश्चन आ गया। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्किंग करते समय V ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल जाता है। यानी कोई हम V ब्लॉक लगाए हुए हैं और हम मार्किंग कर रहे हैं तो हिल गया।
तो हिल गया मतलब वो कहीं ना कहीं सरक गया होगा। तो इसे एक निश्चित स्थान पर क्लेम करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी हमें उस भी ब्लॉक को क्लेम करना है, स्थायी करना है। तो इसके लिए देखिए, कोई नॉर्मल हम भी ब्लॉक लगाएंगे तो खिसक जाएगा, तो इसके लिए हमें चुंबकीय वाला लगाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी आंसर करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय भी ब्लॉक। चुंबकीय भी ब्लॉक क्या है, सतह से चिपक जाता है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या है। एफपीएस प्रणाली का फुल फॉर्म होता है फुट पौंड सेकेंड। तो जो हमारी भार की इकाई होती है वो होती है पौंड। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लंबाई की फुट होगी, भार की पौंड होगी, समय की सेकेंड होगी, क्योंकि एफपीएस में 3 रूप होते हैं। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। धातु चादर कार में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, यानी हमें धातु चादर यानी किसी भी धातु की चद्दर पे हमें काम करना है तो किस हथौड़े का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। कुछ लोग इसका लगाएंगे बॉल पेन और कुछ लोग लगाएंगे इसका मृदु हथौड़ा मतलब सॉफ्ट हैमर। देखिए, स्लेज हथौड़ा का उपयोग नहीं होता है। अगर जो लोग स्लेज हथौड़ा लगा रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। स्लेज हथौड़ा इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका स्लेज हथौड़ा इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर बॉल पेन भी लगा सकते हैं और मृदु हथौड़ा भी लगा सकते हैं। क्रॉस पेन भी इसका नहीं होगा। अब इसमें 2 में हम ये हमारा हो गया है कि भाई कौन सा आंसर हम इसमें लगाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मृदु हथौड़ा, डी आंसर। क्योंकि देखिए, कोई भी सीट होगी हम मृदु हथौड़ा से सॉफ्ट हैमर से उस सीट को सीधा करेंगे, क्योंकि जब सीट को फ्लैट एकदम सीधा करोगे तभी तो हम उसको उस पर और काम कर पाएंगे। बॉल पिन हैमर से हम रिवेट लगाते हैं ओनली वन, लेकिन किसी भी सीट को हम जब हम काम स्टार्ट करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उस पर हम सॉफ्ट हैमर से उस सीट को सीधा करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में बेटर आंसर होगा मृदु हथौड़ा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 13 नंबर, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यानी कि जिस प्रणाली का हम एफपीएस में भी करते हैं, सीजीएस में भी करते हैं, एसआई में भी करते हैं, तो वो प्रणाली का नाम है सेकेंड। समय की इकाई सेकेंड जो होती है वो सारी प्रणाली, जितनी भी प्रणाली है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, सब में एक समान होती है समय की इकाई सेकेंड। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। हम 14 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है, यानी ऐसी कौन सी रेती होती है जो हार्ड मेटल को तेजी से काटे। तो उसका आंसर है डबल कट। डबल कट, डी आंसर। अब आप कह सकते हो कि भाई मैंने तो पढ़ा है कि जो मेटल को तेजी से काटते होते हम सिंगल कट कहते हैं, लेकिन हार्ड मेटल को सिंगल कट नहीं काट पाएगी। सिंगल कट काटती है किसको, सॉफ्ट मेटल को। हमें हार्ड मेटल को काटना है, तो हार्ड मेटल को तेजी से काटने वाली एक ही रेती होती है जिसे कहते हैं डबल कट, जिसमें डबल कट बातें होती हैं। और यदि हम डबल कट रेती को शॉर्ट मेटल पर चला देंगे तो उसमें लोडिंग हो जाएगी और शॉर्ट मेटल के कण जो हैं वो डबल कट में फंस जाएंगे। तो कभी भी डबल कट वाली रेती को कभी भी शॉर्ट मेटल पर नहीं चलाया जाता है। डबल कट रेती को ओनली हार्ड मेटल पर चलाया जाता है। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांते का पिच होता है, यानी जो हेक्सा ब्लेड होती है उसमें मोटे दांते का पिच कितना होता है। तो भैया जब मोटा दांता होगा तो वो इस तरीके से बड़ा बड़ा होगा, और जो पतला दांता होगा वो इस तरह महीन होगा। तो जो मोटे दांते का पिच होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1.8 mm। ये आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी 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 सदाबहार क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। और जो महीन दांते का पिच होगा वो होगा 0.8 mm। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। ये आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। कार्यखंड को क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों में झुकाने के लिए, कार्यखंड को क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों में झुकाने के लिए किस बाइस का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी कौन सी बाइस है जो जॉब को वर्टिकली भी पकड़ लेती है, इस तरीके से भी पकड़ लेती है, और ऐसे भी पकड़ लेती है, ऐसे हॉरिजेंटल में भी पकड़ लेती है। तो उस बाइस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल बाइस। यूनिवर्सल बाइस में वर्टिकल मैनेजमेंट भी रहता है और रोटरी नीचे वाला घुमाने वाला मैनेजमेंट भी रहता है, उसे हम यूनिवर्सल बाइस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन।
सेकंड कट रेती में कितने दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं? जो हमारी रेती होती है उसमें हर ग्रेड की रेती जो होती है, तो जो हमारा सेकंड कट होता है, पहला क्वेश्चन तो ये हम बता देते हैं, जो सेकंड कट है ये हमारा फाइल का ग्रेड होता है, इसे कट मत लगा देना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, खैर इस PDF में वो क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड कट जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है रफ, दूसरे नंबर पे आता है बास्टर्ड और तीसरे नंबर पे आता है सेकंड कट। तो रफ जो होती है, रफ में जो दांते होते हैं वो होते हैं 4 से 10, याद करिए 4 से 10 रफ में। बास्टर्ड में होते हैं 6 से 18, सेकंड कट में होते हैं 11 से 21। अब ये आपको कैसे आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जब थ्योरी पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे तो आएगा। तो आप अभी इस क्वेश्चन को याद करिए, समझिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 11 से 21, तो 11 से 21 के बीच में जो आ रहा है इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 20। अब कहोगे 18 क्यों नहीं होगा? भाई जब हमने बास्टर्ड में बताया 6 से 18, तो 18 उस लिमिट में आ रहा, तो 18 से बाहर वाली जो लिमिट होगी उसी में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निडल रेती की लंबाई होती है, यानी जो हमारी निडल फाइल होती है, स्विच फाइल जिसे हम कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी होती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपकी किताब में 15 से 20 सेंटीमीटर दिया गया है, पर मेरे वाले जो ऑप्शन में है वो 10 से 20 सेंटीमीटर है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी कोई भी आंसर में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो और कुछ थोड़े से रेंज में आ रहा हो, तो वही आंसर आप लगाएंगे। एकदम करेक्ट आंसर, एकदम डिटो आंसर तो बहुत ही कम आते हैं, थोड़े बहुत अंतर में आंसर आता है, चाहे वो हमारा इसरो का एग्जाम हो, चाहे BHL का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो ITI लेवल का। अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्न में से स्क्राइबर द्वारा मापन और मार्किंग एक साथ की जा सकती है, यानी इन 4 में से ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो लाइनों के खींचने के साथ साथ माप भी ले लेता है? अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि स्क्राइबर तो लाइन ही खींचता है। भाई एक स्क्राइबर ऐसा है, इकलौता एक स्क्राइबर ऐसा है जो लाइन भी खींचता है प्लस माप भी लेता है, उसे हम ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। उसका आंसर होगा D, और इसे वर्नियर हाइट गेज में उपयोग किया जाता है, उसका नाम है ऑफसेट स्क्राइबर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में क्या परीक्षण किया जाता है? यानी ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में हम क्या परीक्षण करते हैं? गुनिया ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा दो तलों के बीच के मध्य के 90 डिग्री कोण को चेक किया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ए। ये आंसर बहुत ही देर में मेरी PDF में बहुत ही देर में ये आंसर आया, CD बहुत सारे आ रहे थे, ऐसा हो जाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी मार्किंग ब्लॉक के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से लगा होता है। यानी जो हमारा मार्किंग ब्लॉक होता है, अब कई लोगों को ये मार्किंग ब्लॉक भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मार्किंग ब्लॉक जो होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस गेज। इस तरीके से एक सरफेस गेज होता है, इसमें एक बेस होता है, मैं फटाफट बढ़ा देता हूँ, और इसमें एक बेंट स्क्राइबर लगा होता है। तो इसमें जो पिलर होता है इसे हम पिलर कहते हैं, जिसमें मैंने एरो लगा दिया इसे हम पिलर कहते हैं। तो ये पिलर कैसे लगा होता है? तो ये लंबवत लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? लंबवत। तो लंबवत लगा होता है, तो उसका B आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री में लंबवत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कीवर्ड को हमें समझना है, मेन कीवर्ड। क्वेश्चन का अगर आप कीवर्ड समझोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये कीवर्ड होता है, उसी से क्वेश्चन की पकड़ बनती है। देखिए जैसे हम इस क्वेश्चन में बताएंगे, सेंटर लाइन विधि, यही कीवर्ड है। हमारी मार्किंग की एक कौन सी विधि होती है? सेंटर लाइन विधि। तो सेंटर लाइन विधि से क्या करते हैं? क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेंटर लाइन विधि से हम मार्किंग करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, सेंटर लाइन विधि टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब की डेड में काम आती है। तो क्या काम आती है? तो ये मार्किंग के काम आती है, तो इसका C आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर मार्किंग के काम आती है। तो ये पूछा जा रहा है कि सेंटर लाइन विधि टेढ़े मेढ़े जॉबों को किस काम आती है? तो ये किस काम आती है? ये मार्किंग के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, गरम छेनी की कटाई धार का कोण होता है। गरम छेनी की कटाई धार का कोण होता है, यानी हॉट चीजल का पॉइंट एंगल होता है। तो हॉट चीजल का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। नॉर्मल चीजल का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, उसे हम कोल्ड चीजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जो मशीनता को कम करता है। यानी धातुओं का ऐसा कौन सा गुण है जो मशीनता यानी मशीनिबिलिटी
काटने की क्षमता को कम करता है। तो काटने की क्षमता को कौन कम करेगा? धातु के अंदर मजबूती होनी चाहिए। तो धातु के अंदर मजबूती जो होगी उसे हम दृढ़ता कहते हैं, मजबूती, दृढ़ता। तो करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, लेड की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व होता है, यानी लेड की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व क्या होता है? लेड की तुलना में एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम होता है हल्का, लेड होता है भारी, तो एल्युमिनियम का घनत्व भी कम होता है क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, लेड भारी होता है। तो लेड की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व पूछा किसका गया? एल्युमिनियम का पूछा गया, तो होता है कम, यानी एल्युमिनियम का घनत्व कम होता है। वो कितना होता है? वो होता है 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक है। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक है निकिल, क्रोमियम, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं। लेकिन अगर कभी इसमें ताप हटा दिया जाए और बिजली अकेला बोला जाए तो इसका आंसर होगा चांदी। अगर बिजली का उत्तम सुचालक बोला जाए तो चांदी होगा, और ताप और बिजली दोनों पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कॉपर। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये कभी आपको ट्रिक कहीं और जगह नहीं मिल पाएंगी, जो मैं देसी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, इसलिए आप सभी लोग समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से। 27 नंबर क्वेश्चन, धातु का वह गुण जो खुरचने, घिसने, काटने और घुसाने का विरोध करता है, यानी ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है धातु की जो उसे खुरचने, घिसने, काटने और उसके अंदर होल करने का विरोध करती है? तो उसे हम बोलते हैं कठोरता। यदि धातु कठोर होगी तो उसे हम ना तो घिस पाएंगे, ना काट पाएंगे, ना खुरच पाएंगे, ना उसमें ड्रिल कर पाएंगे। तो उसका आंसर कठोरता, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल। अगर समझ में ना आ रही हो तो आप बेहिचक आप अपना बड़ा भाई, छोटा भाई समझ के आप हमें कमेंट करिए कि भैया आप ऐसे मत पढ़ाइए, आप किसी और तरीके से पढ़ाइए। आप कमेंट करें, और यदि आपको समझ में आ रही है तो भी आप नाइस लिखकर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा बल मिल जाता है और लगता है कि हम भाई अच्छा समझा रहे हैं आप लोगों को। तो हम आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, फ्लेंज माइक्रोमीटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लेंज माइक्रोमीटर होता है जो वो गियर के काम आता है, तो उसे हम गियर टूथ माइक्रोमीटर कहते हैं। इससे हम गियर के दांत की कॉडल थिकनेस को चेक करते हैं, कॉडल थिकनेस को चेक करते हैं। हम अगर कॉडल थिकनेस बताएंगे तो हम उसी में घुस जाएंगे, हमें आगे पीडीएफ भी तो हल करना है भाई। तो हम पीडीएफ को आगे हल कर देते हैं पूरा, फिर इसके बाद आगे वीडियो में बताएंगे। और 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? आपको जितने मोस्ट लगाना हो, वेरी 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 मोस्ट, आप थक जाओगे इस क्वेश्चन में मोस्ट लगाने में। माइक्रोन इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। माइक्रोन हमेशा एग्जाम में आता है, तो जब भी माइक्रोन बनाना हो इसमें 1000 का गुणा कर देना। मिलीमीटर से माइक्रोन बनाने में 1000 का गुणा, 1000 का गुणा करोगे तो 2 पॉइंट हट जाएंगे, 10 आ जाएगा। 10 माइक्रोन करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप भूल रहे हो तो नौकरी से बहुत दूर हो आप। आपको बुरा लगा होगा ये बात, मुझे मालूम है, लेकिन बुरा लगने वाली बात हमेशा, अच्छी बात कड़वी लगती है, लेकिन शुरू में तो कड़वी लगती है, लेकिन बाद में हमें वो प्रॉफिट देती है, हमारे भविष्य को बनाती है। ये आ गया 30 नंबर क्वेश्चन। वर्नियर सूक्ष्ममापी में वर्नियर मापनी असांकित होती है, यानी वर्नियर जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, अब इसमें सूक्ष्ममापी लेगा, इसको आप सूक्ष्ममापी को माइक्रोमीटर समझिए। वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर मापनी, वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? तो जो वर्नियर स्केल होता है वो सिल्यू पर होता है, सिल्यू या बैरल पर। अब सिल्यू को सिल्यू भी कहते हैं, बैरल भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरल। थिम्बल पे नहीं होता है क्योंकि थिम्बल घूमता है। यदि थिम्बल घूम जाएगा तो हमारा वर्नियर स्केल भी घूम जाएगा, हमें घुमाना नहीं है। थिम्बल को घुमाएंगे, वर्नियर स्केल को फिक्स रखेंगे, तो उसको हमें सिल्यू या बैरल पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है 5 मिनट, जिसे हम 1/12 डिग्री भी कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने 1/12 डिग्री क्यों लिखा? भैया नौकरी चाहिए हमें, तो अगर 5 मिनट कभी नहीं आया एग्जाम में, 1/12 डिग्री आ गया, तो भैया 1/12 डिग्री भी 5 मिनट ही होता है। कैसे होता है? बोलो कैसे होता है, कमेंट करो कैसे होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें हम जब इसको मिनट बनाएंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 5 का गुणा होगा, 5 मिनट आ जाएगा।
कन्वर्जन है ये। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, 0 से 25 मिलीमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग कैसे करते हैं। अब आपको जीरो चेकिंग, जीरो त्रुटि को कैसे चेक किया जाता है, जीरो चेकिंग को, तो 0 से 25 वाले जितने भी यंत्र हैं माइक्रोमीटर, सबकी सरफेस प्लेट से होती है, याद कर लीजिए, सी आंसर करेक्ट आंसर। यदि 25 से 50 वाला होता, 50 से 75 वाला होता, सबका टेस्ट पीस से होगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका सरफेस प्लेट आंसर होगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन, गियर का कार्डल थिकनेस अडेंडम मापा जाता है, तो गियर का कार्डल थिकनेस या कार्डल अडेंडम, इसमें कार्डल थिकनेस नहीं, कार्डल थिकनेस मैंने बताया था अभी इसके ऊपर, तो कार्डल अडेंडम है इसमें, तो कार्डल अडेंडम और कार्डल थिकनेस एक ही यंत्र से मापे जाते हैं, उसे बोलते हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर की डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में मापा जाता है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर के 23 डिग्री को, कितने डिग्री को, 23 डिग्री, वो इसमें नहीं लिखा है, मैं अपने से बता रहा हूँ। 23 डिग्री को कितने भागों में बांटा जाता है, 12 भागों में बांटा जाता है, सी आंसर करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार, तो वर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ रॉड होती है वो जुड़ी होती है किससे, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, मोबिल जो, तो इसका करेक्ट आंसर है डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, मोबिल जो या वर्नियर स्केल। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं। भाई क्वेश्चन हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप आगे चल के 50 से 60 हज़ार रुपये कमाओ, और जो इतना पढ़ के अगर बोरिंग हो रहा तो वो नौकरी लायक नहीं है, आपको अपने को तपाना पड़ेगा, जब तपाओगे तभी आपके आगे चलकर गाल फूलेंगे, ठीक है ना। अभी आप अपने गालों को अगर पुचक जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, तब करो, तब करने के बाद भी मिलता है, आपको 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब IITI को नॉर्मल मत समझिए, आपके लिए IITI IIT के समान है, क्योंकि अपना लेवल, पढ़ाई का लेवल वही है। IIT वालों का वो लेवल है, उनको वो चीज़ बड़ी लगेगी, IIT वालों, हमें IITI को ही IIT समझना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का अल्पतम माप अल्पतम होता है, यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका अल्पतम माप अल्पतम होता है, यानी जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होती है, उसे बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। आपको सभी को मालूम है वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.001 होती है, 1 माइक्रोन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक बीमा सीधे प्रदान करता है, यानी ऐसा कौन सा यंत्र होता है जो किसी भी रीडिंग को वास्तविक तरीके से बता देता है, जिसको हम पढ़कर बिल्कुल बता सकते हैं, तो उसका आंसर है वर्नियर कैलिपर, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो 3 ऑप्शन लिखे ये अप्रत्यक्ष हैं, ये सारे किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ये डायरेक्टली रीडिंग नहीं देते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है, माइक्रोमीटर में डेटम लाइन होती है स्लीव पर, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी मतलब स्लीव पर। नेक्स्ट आंसर करते हैं अपन, ड्रिल द्वारा बने छिद्र के चारों ओर रिंग का आकार का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें एक छिद्र के चारों ओर ग्रुप बना देते हैं, जिससे जो बर्र वगैरह लगे रहते हैं, जो लोहे की छीलें लगी रहती है वो हट जाती है, उसे बोलते हैं ट्रिपेनिंग क्रिया होती है, बोरिंग नहीं होगी, टेपिंग नहीं होगी, ड्रिलिंग नहीं होगी, ये अलग क्रियाएं होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनरी और विस्फोट बनाने वाले फैक्ट्री में ड्रिल का उपयोग किया जाता है, यानी जहाँ पर पेट्रोल वगैरह की पाइपलाइन होती है उसमें ड्रिल करना हो, या कोई विस्फोटिक पदार्थ का ड्रिल करना हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का कभी उपयोग नहीं किया जाता, उसके लिए न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक से क्या है, स्पार्क होगी, और स्पार्क होने से विस्फोट हो सकता है, आग लग सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का एक उदाहरण है, यानी ऐसी ड्रिलिंग मशीन जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि पोर्टेबल यही होता है, तो विद्युत ड्रिलिंग मशीन, रैचिट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, तो ये तीनों हैं, दिमाग के दरवाजे खोलिए, तीनों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों इसमें पोर्टेबल है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, डी आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ये रटा हुआ क्वेश्चन है भाई, रटा हुआ, ध्यान से सोच लो। 42 नंबर क्वेश्चन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं, तो कितने स्पिंडल होते हैं, 4 से 48 स्पिंडल होते हैं मल्टी ड्रिलिंग मशीन में,
तो इसका आंसर ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, धातु शीट को शंकु का आकार का रूप देने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? किसी भी धातु को हमें शंकु आकार में मोड़ना है। किस तरीके से मोड़ना? इस तरीके से मोड़ना है। तो इस तरीके की जो स्टेक होती है, इस तरीके की, उसे बोलते हैं हम कौन सी स्टेक? उसे बोलते हैं फनिल स्टेक। फनिल की तरह होती है, उसे हम फनिल स्टेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, स्टेक होता है, अभी हम स्टेक की बात कर रहे थे, तो स्टेक एक प्रकार का सीट मेटल शॉप में सीट को सहारा देने वाला टूल होता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। जैसे एनविल होती है फोर्जिंग शॉप में, ऐसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टेक होती है जो सीट को सहारा देती है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारों को मोड़ दिया जाता है। इस मुड़े हुए किनारे को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? जब किसी सीट को किनारों को मजबूती देने के लिए सीट को किनारे को मोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं हेम सीट के किनारों को मोड़ कर बनाया जाता है। एक बार सिंगल हेम होता है, डबल हेम होता है। डबल मजबूती के लिए डबल बार मोड़ेंगे हम, एक मजबूती के लिए एक बार मोड़ेंगे, उसे हम बोलते हैं हेम। 45 नंबर क्वेश्चन, धातु चादर का वह गुण जिससे सीट एक ही दिशा में रोल की जा सकती है। जब हम किसी धातु चादर को एक ही दिशा में मोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोल्डिंग। किसी भी चीज को, किसी भी चादर को, किसी भी तौलिए को, किसी भी सीट को एक ही दिशा में जब मोड़ा जाता है तो उसे बेंडिंग नहीं कहा जाता है, उसे फोल्डिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आंसर हो जाएगा। शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए बिस्मिथ मिलाया जाता है। तो बिस्मिथ को आप याद करिए, इसका करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, शोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। यानी जो शोल्डर होता है वो डोरी को जब हम जोड़ते हैं तो डोरी से कम गलनांक होता है उसका, अन्यथा वो डोरी को पिघला देगा। शोल्डर में डोरी नहीं पिघलती है, तो इसका गलनांक कितना कम होना चाहिए? उसका 60 डिग्री से कम होना चाहिए डोरी की अपेक्षा शोल्डर का गलनांक। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शोल्डर में टिन और लेड का अनुपात क्या होता है? यानी टिन और लेड को सबसे अधिक प्रयोग में होने वाले, तो इसके लिए 63-37 होता है। यानी 63% इसमें टिन होता है और 37% इसमें लेड होता है। नॉर्मली शोल्डर जो अधिकतर उपयोग होता है, तो इसका आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है शोल्डर बिट को निम्न में से किससे साफ किया जाता है? शोल्डर बिट जब शोल्डरिंग करते करते गंदा हो जाता है तो उस गंदे पॉइंट को हम एमरी पेपर से घिसते हैं। तो एमरी पेपर किसे कहते हैं? देखिए इसमें पेपर दिया, एक बार प्लेन पेपर दिया, सैंड पेपर दिया, तो इसे सैंड पेपर को ही एमरी पेपर कहा जाता है। तो सैंड पेपर यानी एमरी पेपर, जिसमें बालू के छोटे छोटे कण लगे होते हैं, खुरदरा होता है, दुकान से हम खरीदते हैं। इसके बाद आ गया 51 नंबर क्वेश्चन, रिविट की लंबाई मापी जाती है। कोई रिविट होती है तो उसकी लंबाई कैसे मापी जाती है? तो उस रिविट की लंबाई, जैसे जी स्नैप हेड रिविट है, तो इस रिविट की लंबाई हेड को छोड़कर नापी जाती है। तो हेड के ऊपर नापी जाती है, यानी हेड उसमें इंक्लूड नहीं होता है। एक रिविट ऐसी होती है जिसे हम काउंटर सिंक रिविट कहते हैं, उसमें हेड की रिविट की लंबाई को उसी में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अभी आएगा। देखिए सबसे सामर्थ्यवान रिविट कौन सी होती है, यानी सबसे मजबूत रिविट कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत रिविट होती है सॉलिड रिविट, जिसे हम ठोस रिविट कहते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पहले समझा दिया। काउंटर सिंक रिविट की लंबाई में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो काउंटर सिंक रिविट में उसके हेड को लिया जाता है, क्योंकि हेड उसके अंदर बैठ जाता है, रिविट के अंदर, तो उसमें हेड भी इंक्लूड होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया कहलाती है। यानी बेस मेटल को भी हमें वेल्डिंग में पिघलाना है और इलेक्ट्रोड को भी पिघलाना है, तो इसमें किस चीज का उपयोग होगा? इसमें फ्यूजन का उपयोग होगा। इसका करेक्ट आंसर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 55 पढ़ते हैं। 55, कटिंग बिलो टॉर्च में किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी जो हमारी कटिंग टॉर्च होती है जिसमें हम लोहे को काटते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कटिंग कहते हैं, तो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए आंसर हो जाएगा। जो भी हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, जहाँ पर चाहे वो फैक्ट्री लाइन हो चाहे वो दुकान हो, उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन होगा, और कोई आंसर इसका नहीं होगा। दो विजातीय धातु के टुकड़ों को किसी सजातीय धातु के पूरक धातु द्वारा जोड़ना।
अब इसमें इतने में ही क्वेश्चन आपका हुआ जा रहा है। दो विजातीय धातु को यानी दो अलग अलग धातुओं को जोड़ना है। मान लीजिए एक माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील है और ये टुकड़ा कास्ट आयरन का, इन दोनों को हमें वेल्डिंग करना है। तो हमें दो अलग अलग टुकड़ों को वेल्डिंग करने के लिए हमें इसमें हीट्रोजीनियस वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही मेटल होते तो इसमें ऑटोजीनियस होती, पर इसमें अलग अलग मेटल है, विजातीय मेटल है, तो विजातीय मेटल में हमें हीट्रोजीनियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, फोर्ज वेल्डिंग के प्रकार है, यानी फोर्ज वेल्डिंग कौन कौन सी होती है। हैमर के द्वारा, हैमर गाल के की जाती है, डाई के द्वारा दबाकर की जाती है, रोल के द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो हमें सभी ऑप्शन को पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम है, ये क्वेश्चन रटने वाला नाम है। कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना है। मैचिंग बहुत आती है एग्जाम में, तो ये मैचिंग हमें कराना है, तो हम एक मैचिंग करा के ही पूरा आंसर हल करेंगे। इसमें से लाल, पीला, नीला, हरा, आपको जो भी एक आता हो उसको एक मैच करा लीजिए। तो मेरे को ये पीला आता है, पीला जो हमारा चेतावनी साइन होता है, चेतावनी वार्निंग साइन, इसका रंग होता है पीला बैकग्राउंड। तो हमारा बी का 1 में मैच करेगा। हम बी का 1 में देखेंगे किस ऑप्शन में बी का 1 है और उसमें बताएंगे। अगर एक ही ऑप्शन में बी का 1 होगा तो वही आंसर करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए बी का 1 इस एक ही ऑप्शन में, तो इसका 1 आंसर करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन यदि अगर बी का 1 किसी दूसरे ऑप्शन में हो जाता तो हमें फिर 2 आंसर इसमें मैच कराने पड़ते। ये सहूलियत रही हमारे लिए, अच्छा रहा, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना रहा और हमारा आंसर मैच कर गया। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बताना है खतरे का साइन कौन सा होता है। तो खतरे का साइन भैया ये भूत होता है, भूत, यानी इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगर कहीं आपने जहर का खतरा यानी कोई भी खतरा हो जिसमें आदमी की जान जा सकती है, तो वो आदमी बिना मौत मरेगा तो क्या बनेगा बाबा, वो भूत बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी। तो जहर का खतरा या कोई भी खतरा हो तो उसका आंसर भूत वाला होगा। तो दोस्तों आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को के पास लेकर आऊँ। और आप एक काम और करें, यदि आप नए हो तो ये हमारा चैनल, इसमें मैंने वाटर मार्क में लगा कर रखा फिटर फाइटर, तो आप फिटर फाइटर झांसी के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसी पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। इसरो के एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे, इसरो के प्रीवियस पेपर अपलोड करेंगे, बार्क के प्रीवियस पेपर अपलोड करेंगे, बीएचएल के प्रीवियस पेपर अपलोड करेंगे, अप्रेंटिस के क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आईटीआई के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आईटीआई के सेकेंड सेमेस्टर के अपलोड करेंगे। सभी देखते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद पैसा ही पैसा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।